हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास की जो हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर अध्याय अपने 20 पढ़ रहे हैं परिवहन, जिसके अंदर अपने लास्ट वीडियो के अंदर परिवहन के बारे में जाना भी, परिवहन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं इसको, एंड सड़क परिवहन जो जाना, एंड भारत के अंदर सड़क परिवहन के जो प्रकार हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह जो पाए जाते हैं, राज्य मार्ग पाए जाते हैं, उनके बारे में अपने स्टडी की। तो आज अपना जो टॉपिक रहता है वो है इसमें रेल परिवहन। परिवहन के अंतर्गत आज पढ़ेंगे रेल परिवहन। भारतीय रेल की अगर बात की जाए, भारत के अंदर अगर रेल देखी जाए, भारतीय रेल जो है वो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम माना जाता है। राष्ट्रीयकृत उपक्रम माना जाता है, क्योंकि देखिए रेल जो है ये सुरक्षा के लिए भी कार्य करती है, शांति व्यवस्था बनाने के लिए भी कार्य करती है। मतलब ये है भी अपनी जो शांति व्यवस्था है, भौगोलिक जो सांस्कृतिक एकता वगैरह जो है उनको स्थापित करने या उसको बनाए रखने के लिए जो है रेल अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के चाहे सभी क्षेत्र जितनी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, जिसमें कृषि है, उद्योग है, व्यापार सेवा है, वो सारे के सारे जो हैं जिनके विकास में मुख्य जो परिवहन माध्यम है वो रेल परिवहन आता है। रेल परिवहन जो है वो उसके अपने विकास के लिए एक कार्यरत प्रणाली होती है। तो रेल परिवहन को सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम माना गया है भारत के अंदर। तो भारत में अपने रेल परिवहन की बात कर रहे हैं तो भारत में विकास की बात करते हैं। भारत में विकास किसका? रेल उपक्रम का, रेल उपक्रम का, या रेल परिवहन जो है, इस रेल परिवहन का भारत के अंदर विकास कैसे हुआ, या भारत में रेलों का जो विकास है वो कैसे हुआ भारत में, ठीक है, रेल उपक्रम जो है इसका विकास कैसे हुआ। तो देखिए अपने पढ़ी थी पीछे अपने जो विश्व वाला चैप्टर पढ़ा था परिवहन का, उस विश्व वाले चैप्टर के अंदर ये बातें अपने पढ़ी हुई हैं। विश्व की जो प्रथम रेल है वो इंग्लैंड में चलाई गई थी 1825 में, इंग्लैंड में चली। लेकिन भारत में जो प्रथम रेल चलाई गई वो चलाई गई 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चलाई गई, और ये जो रेल चलाई गई वो चलाई गई थी मुंबई से ठाणे, 35 किलोमीटर की दूरी के बीच 35 किलोमीटर की जो दूरी है उस 35 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने प्रशासन की पकड़ मजबूत करने के लिए जो रेल है इनका विकास किया, एंड विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए, इंग्लैंड के हितों को साधने के लिए बहुत ज्यादा इसका विकास किया। अब भारत के अगर रेल की बात करें, यानी विशाल रेल मार्ग के साथ जो भारतीय रेलवे है, ये रेलवे एशिया की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरे स्थान की रेल प्रणाली हो गई है। 31 मार्च 2015 तक अगर देखा जाए तो भारतीय रेलवे के पास 10,822 तो इंजन थे। 2015 में अपने बात करें तो भारतीय रेलवे के पास 10,822 इंजन, यानी इतने तो इसके पास इंजन थे, जिसकी वजह से यह जो है एशिया की प्रथम बन चुकी थी। 43 भाप इंजन थे, 43 भाप इंजन रेल के अंदर, क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा अपने जो है परिवहन माध्यम है सार्वजनिक क्षेत्र का, क्योंकि हर व्यक्ति की पहुंच तक ये संभव है, इसलिए तो ये जो है दूसरे स्थान पर अपने पकड़ रखता है, कहाँ में, विश्व में। एंड 5,714 इसके क्या है, डीजल इंजन है, 714 डीजल इंजन आते हैं इसके, ठीक है। 5,714 ये डीजल इंजन के साथ 5,065 विद्युत इंजन है। तो इस प्रकार अगर भारत में देखें रेलवे स्टेशनों की जो संख्या अगर देखी जाए भी 2015 तक जो 7112 जो है अपने रेलवे स्टेशन है भारतीय रेलवे में, अपने जो है लगभग 13.26 लाख श्रमिक, 13.26 लाख श्रमिक जो हैं वो रोजगार करते हैं भारतीय रेलवे के अंदर। तो सबसे बड़ा उपक्रम होने का यह भी फायदा है, क्योंकि इसमें रोजगार भी सबसे ज्यादा अपने उपलब्ध होता है और मिलता है। इसके बाद अपनी बात आती है भारतीय विकास तो हो गया रेल उपक्रम का।
आगे आता है रेल का प्रशासनिक जो व्यवस्था है भारतीय रेल की प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसके बारे में आता है। भाई रेल की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? रेल की प्रशासनिक व्यवस्था, भी प्रशासन ने इसके लिए क्या व्यवस्था की है? अपना जो प्रशासन है वो रेलवे के लिए क्या कर रहा है? तो रेलवे देखिए बात करें अपने, तो रेलवे जो है ये अपने संचालन जो करता है इसका वो केंद्र सरकार करती है। तो सन 1949 की अगर बात करें तो सन 1949 में देश के अंदर 9 राज्य की और 28 देशी रियासतें थी, यानी 9 तो राज्य की है वह 28 देशी, 9 राजकीय थी, 28 देशी रियासतें थी जिनके अंदर अपने रेल चलती थी। फिर क्या हुआ? 1950 में इनका कर दिया गया राष्ट्रीयकरण। 1950 में, ये तो थी 1949 तक। फिर क्या हुआ? 1950 में राष्ट्रीयकरण हो गया इनका। क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण करने के बाद में 8 रेल मंडल बनाए गए 1950 में। फिर 1966 के अंदर एक अधिनियम लागू किया गया और उस अधिनियम द्वारा 9 मंडलों में इसको विभक्त कर दिया गया। निरंतर ये प्रगति चलती गई, रेल मार्गों का विकास होता गया, सघन जो क्षेत्र है वो फैलता गया। तो जैसे जैसे रेल अपने थे अपने जो है रेल मंडल जो है, इन रेल मंडलों का विकास होता गया एंड रेल मंडलों के पुनर्गठन की जो आवश्यकता है वो महसूस हुई, क्योंकि इनका जो विकास हो रहा था उसकी वजह से। तो 1 अप्रैल 2003 को इनका पुनर्गठन किया गया और उस समय 1 अप्रैल 2003 को 16 जो रेल मंडल है वो इसमें शामिल किए गए। 16 रेल मंडलों में इसको विभक्त कर दिया गया। आगे आता है रेल मार्ग का वितरण। इसमें ये तो 16 रेल मंडलों तक इसका विभाजन हो गया। अभी 2001 तक, तो 1 अप्रैल 2001-3 तक बात आती है। 1 अप्रैल 2003 में कितने मंडलों में विभक्त हो गया? 16 मंडलों में। 1950 में कितने मंडल थे अपने? 8। 1950 के अंदर अपने थे 8 मंडल, 8 रेल मंडल थे, 8 रेल मंडल थे। यहां पे हो गए थे 16 2003 के अंदर। आगे आता है भारतीय रेल मार्ग का वितरण। भारतीय रेल मार्ग का वितरण, तो भारतीय रेल मार्ग है उनका वितरण आता है। भारतीय रेल मार्ग का वितरण, भारतीय रेल मार्ग जो है इसका वितरण किस प्रकार से है? ठीक है, वितरण की बात आएगी। अब वितरण जो है इसका देखिए तो भारतीय रेल मार्ग जो है इसका वितरण असमान है, असमान इसका वितरण पाया जाता है। कहीं तो दूर दूर तक रेल दिखाई नहीं देती और कहीं तो इतना सघन जाल है भी वहां पर रेल बहुत आती है। अब इनकी अगर बात करें तो जैसे अपने सघन रेल मार्ग वाला क्षेत्र, एक तो इसमें आपको बांट सकते हैं भारतीय रेल मार्ग का वितरण जो है इसमें सघन रेल मार्ग वाला क्षेत्र आता है। सघन रेल मार्ग वाला क्षेत्र में जैसे भारत का उत्तरी मैदान जो है, ठीक है, एंड उत्तरी मैदान के अंदर जो भाग है वो इसमें आता है। कलकत्ता जो है मध्य देश का जो अपने आधा रेल मार्ग का जाल जो है वो अपने यहाँ पर पाया जाता है। मुख्य जो केंद्र मिलता है अपने उत्तर भारत का वो अपने दिल्ली मिलता है, वहां पर अपने रेल मार्ग बहुत होता है। इसके अलावा दक्षिण भारत से रेल मार्ग का वितरण, तो दक्षिण भारत का जो रेल मार्ग है वहां से अगर वितरण देखा जाए तो दक्षिण भारत के अंदर अपने जो पठारी या विषम जो विशेषताएं मिलती हैं उन विशेषताओं के कारण जो रेल मार्ग है वहां पर कम उसका समुचित विकास नहीं हो पाया, कम विकास हुआ है। विरल रेल मार्गों वाले क्षेत्र आते हैं जिसमें अपने पश्चिमी राजस्थान है, हिमाचल का जो क्षेत्र है एंड उत्तर पूर्वी पहाड़ी जो रेल मार्ग जो है वहां पर विकास कम हुआ है। तो इस प्रकार से ये अपने आता है। अब भारत के अंदर जो रेलें पाई जाती हैं उन रेलों का अगर अपने बात करें भी रेलें जो है वो किस किस प्रकार की पाई गई हैं, कौन कौन सी रेलें जो है भारत में चलती हैं, क्योंकि जो आधुनिक अपने रेल मार्गों का जो विकास हुआ उसके अंदर, तो उसमें सबसे पहले अपने जो आती है वो आती है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस आती है। तो गतिमान एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो देखिए जो गतिमान एक्सप्रेस जो है ये ट्रेन अपने जो है रेल मंत्री द्वारा 5 अप्रैल 2016 को चलाई गई। 5 अप्रैल 2016 को ये क्या थी, लॉन्च की गई थी। 5 अप्रैल
2016 को। लॉन्च करने का कारण क्या था, इसके पीछे देखिए लॉन्च करने का जो कारण था, चलाए जाने का जो कारण था, वो अपने ये भी जो अपने दूरी है, वो दूरी 187 किलोमीटर की जो दूरी है वो 100 मिनट में ये तय कर सकेगी, यानी इतनी इसकी स्पीड रखी गई थी। एंड ये जो थी अपने रेल, वो देश की सबसे हाई स्पीड रेल जो है वो गतिमान एक्सप्रेस जो है ये हाई स्पीड रेल में आती है। पहली रेलगाड़ी जो है ऐसी है जो हाई स्पीड से चलेगी, और इस रेलगाड़ी में सुरक्षा के लिए परिचायिका भी होगी, यानी जैसे अपने वायुयानों में होती है, एयरक्राफ्ट में अपने जब जाते हैं तो परिवहन करते हैं वायु परिवहन के अंदर, वैसे यहाँ भी होगी। वाईफाई जो होगी उसकी भी व्यवस्था इसमें होगी। ये जो ट्रेन है वो 5 अप्रैल 2016 को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन जो है वहां से चलाई गई, जो अपने वहां से रवाना की गई थी हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से। इसके बाद अगली जो अपनी आती है वो आती है हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस आती है। अब हिमसागर एक्सप्रेस की अगर बात करें तो गतिमान का मतलब तो समझ गए, गति से हिमसागर का मान कर बात करें तो हिमसागर जो है ये देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है, यानी सबसे लंबी दूरी तय करती है। सबसे लंबी दूरी जो है इसके द्वारा तय की जाती है। सबसे लंबी दूरी जो तय की जाती है वो दूरी इससे तय करने वाली कितनी है, 3729 किलोमीटर। सबसे लंबी दूरी 3729 किलोमीटर जो है ये दूरी तय करती है। दूरी कहां से कहां तक करती है, कन्याकुमारी टू, कन्याकुमारी से चलती है, और कहां तक चलती है, जम्मूवती तक चलती है। तो 3729 किलोमीटर की ये जो है अपने दूरी तय करती है, और जम्मूवती तक ये चलते हुए जाती है। इसके बाद अपने अलग से कुछ जैसे ट्रेनों की चलाई गई है, जैसे भारत में बुलेट ट्रेन वगैरह जो है वो भी चलाई गई है। दिल्ली से वाराणसी ट्रेनें भी यहाँ पर चलाई गई है, दिल्ली से कोलकाता है, बड़ोदरा है। जैसे दिल्ली मुंबई की बात करें तो दिल्ली मुंबई जो है इसकी लगभग अपने दूरी पड़ती है 1395 किलोमीटर, तो इसके लिए टोलगो ट्रेनें वगैरह जो है वो चलाई जा रही हैं। तो ये अपने आती है। इसके अलावा दिल्ली कोलकाता के अंदर अपने बात करें तो 1513 किलोमीटर की दूरी जो है वो 4 घंटे और दिल्ली और कोलकाता में जो दूरी है वो 4 घंटे 56 मिनट के अंदर तय होने का खर्च तय करने के लिए अनुमानित खर्च के आधार पर 84 करोड़ रुपए लगाकर एक रेल जो है वो बनाई जा रही है। देश का पहला विश्वविद्यालय जो रेल विश्वविद्यालय है वो बड़ोदरा गुजरात में स्थापित किया जा चुका है। 25 फरवरी 2016 में रेल बजट जो है वो आवंटित किया गया था, और उस आवंटित के अनुसार अपने पहला अपने जो विश्वविद्यालय है रेल का वो स्थापित किया जा चुका है। तो ये अपने रेलों के कुछ प्रकार जो हैं वो आते हैं। अब रेलों के ये जो प्रकार हैं इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत में देखिए, अगर विश्व विरासत में भारतीय रेल की बात करें तो अपने विश्व विरासत के अंदर भी कुछ रेलें आती हैं अपने भारत की, जैसे माउंटेन रेलवे है, ठीक है, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे है, ये आती है। इसके बाद अपने इसमें ही आता है आगे फ्रंट कॉरिडोर परियोजना। फ्रंट कॉरिडोर परियोजना, जैसे अपने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी वैसे ही यहाँ पर फ्रंट कॉरिडोर परियोजना चलाई गई। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो रोड के अंदर आई थी ना, वैसे ही यहाँ पर क्या है, फ्रंट कॉरिडोर परियोजना। फ्रंट कॉरिडोर परियोजना, फ्रंट कॉरिडोर परियोजना मींस इसके अंदर जो है वही महत्वाकांक्षी योजना थी जो भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे अपने सड़क परिवहन की थी। तो इसके अंदर जो है फ्रंट कॉरिडोर बनाना जो परियोजना के अंतर्गत रखा गया था। और देश के 4 जो महानगर है, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो स्वर्णिम चतुर्भुज में थे, वही 4 जो हैं, उन 4 को जोड़ने के लिए जो है ये फ्रंट कॉरिडोर परियोजना जो है ये लागू की गई, जिससे अपने 4 जो महानगर है उनको एक ही रेलवे मार्ग द्वारा जोड़ दिया जाए। इसके बाद एक आती है अपने इसी के अंदर कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे आती है। अब कोंकण रेलवे की बात करें तो देखिए, कोंकण रेलवे ये प्रायद्वीपीय भारत के अंदर रह जाती है, और देश का जो समृद्ध पश्चिम तटीय प्रदेश है, उस समृद्ध पश्चिम तटीय प्रदेश के अंदर 26 जनवरी 1998 तक वो जो था इस सेवा से, जो रेल सेवा थी, इससे वंचित था। कारण क्या था, एक तो वहां पर उबड़ खाबड़ धरातल था जिसमें हजारों छोटी बड़ी जो नदियां हैं वो चलती थी, घाटियां थी,
तो उसके अंदर रेल मार्ग बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, यानी नामुमकिन सा कार्य लगता था। तो भारतीय इंजीनियर जो थे, उन भारतीय इंजीनियरों ने उस क्षेत्र के अंदर ये नामुमकिन कार्य जो था, इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर दिया। और यह मार्ग जो है वो मुंबई के निकट रोहा से निकला और मंगलोर तक चला। कहा? मुंबई के निकट, मुंबई के निकट रोहा से मंगलोर तक, मंगलोर तक, यानी मुंबई के रोहा से चला, कहां तक? मंगलोर तक चला और 760 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाइए, जिसमें हजारों छोटी बड़ी नदियां, उबड़ खाबड़ जो मैदान है उसको पार किया गया। अब इसको जब बनाया गया तो मार्ग के अंदर 2000 पुल बने। इसमें 2000 तक तो पुल बन गए, 2000 तो पुल बनाने थे क्योंकि छोटे बड़ी नदियां थी, जिसमें अपने 2000 पुल बने। 91 सुरंगें बनाई गई और जो श्रावती नदी जो है अपने इसके बीच में पड़ती है, श्रावती नदी कर्नाटक के अंदर आती है, तो श्रावती जो नदी है उसके ऊपर अपने पुल जो बनाया गया, वो सबसे लंबा जो पुल है इसका बनाया गया था श्रावती नदी पर। श्रावती नदी पर तो 2065.8 मीटर लंबा पुल जो है वो बनाया गया। तो ये जो है कोंकण रेलवे भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत ये अपने पढ़ी जाती है, जो अपने विशेष स्थान जो है वो रखती है। इसके बाद अपने मेट्रो रेल आती है भारत में। तो मेट्रो रेल जो है उसका शुभारंभ अपने भारत के अंदर 1972 में कोलकाता मेट्रो स्टेशन से किया गया। इसके पश्चात दिल्ली मेट्रो स्टेशन, बेंगलुरु मेट्रो, चेन्नई मेट्रो आदि जो ट्रेनें हैं ये चलाई गई हैं। यह जो ट्रेनें हैं वो अंतर्गामी जो द्रुतगामी जो सेवा होती है वो देती है, यानी शहरों के अंदर ही सेवा देना प्रदान करना वो है इसके अंतर्गत आता है। तो ये अपना रेल परिवहन जो है उसके बारे में अपने हो चुका है। रेल परिवहन के बाद में नेक्स्ट जो आता है अपने वो आता है वायु परिवहन। वायु परिवहन आएगा अब। तो वायु परिवहन की बात करें तो देखिए वायु परिवहन जो है ये सबसे खर्चीला है, तो खर्चीला है लेकिन सबसे तीव्रगामी है, तीव्रगामी और आधुनिक है ये वायु परिवहन। देखिए खर्चा तो बहुत आता है लेकिन तीव्रगामी व आधुनिक परिवहन है ये। तीव्रगामी व आधुनिक परिवहन यानी पलक झपकते ही परिवहन जो होता है, लेकिन महंगा साधन है ये साथ में, ठीक है। विशाल क्षेत्र है, औद्योगिक जो है या व्यापारिक केंद्र जो है, उन व्यापारिक केंद्रों के मध्य जो दूरियां हैं उन दूरियों को शीघ्रता से ये जो है पास कर जाता है, भी आसानी से जो है वो दूरियां कम होती जाती हैं। जो दूरियां होती हैं अपने किसी भी स्थान की, तो उन स्थानों के बीच जो दूरियां हैं उन दूरियों का बहुत कम जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है अपने को। इसके साथ ही द्रुतगामी जो दूरस्थ प्रदेश होते हैं उन दूरस्थ प्रदेशों में या स्थानों पर पहुंच जो होती है, प्राकृतिक आपदा में राहत वगैरह जो है वो आसानी से इसको अपने जो है प्रदान की जा सकती है इस परिवहन माध्यम के द्वारा। भारत में इसकी शुरुआत की बात करें तो 1911 में इसकी शुरुआत भारत में हुई थी, इलाहाबाद व नैनी के बीच। भारत में शुरुआत जो हुई वो हुई 1911 में इलाहाबाद व नैनी के बीच। जो इलाहाबाद व नैनी है, इन इलाहाबाद व नैनी के बीच में इसकी शुरुआत जो है की गई थी भारत के 1911 में भारत में की गई थी। लेकिन वास्तविक जो विकास हुआ इसका, वो वास्तविक विकास हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना में, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में नहीं, इसका जो वास्तविक विकास जो हुआ वो हुआ प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है उसके बाद इसका विकास हो गया। देश में वायु परिवहन की जो अपने सुविधा देते हैं अपने देश के अंदर, भारत के अंदर अगर बात की जाए तो वायु परिवहन की जो सुविधाएं प्रदान करने का जो दायित्व है वो दायित्व है भारतीय विमान पतन प्राधिकरण। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण। तो ये जो है वो वायु सेवा देने का जो कार्य है या दायित्व जो है वो इसको सौंपा गया है। सारा जो कार्य है वो किसे सौंपा गया है? भारतीय विमान पतन प्राधिकरण जो है इसको सौंपा गया है। प्राधिकरण जो ये बात कर रहे हैं तो इसके सहित अपने बात करें तो भारत के अंदर 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 97 घरेलू हवाई अड्डे
और 25 नागरिक जो पतन है वो अपने यहाँ पर विकसित किए गए हैं। 1953 के अंदर 1953 की बात आती है, जब 1953 के अंदर भारतीय वायु परिवहन जो था इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और सभी कंपनियां जो थी उनको दो नवनिर्मित कंपनियों में मर्ज कर दिया गया। एक तो जो अपनी कंपनी नवनिर्मित थी उसमें अपने इंडियन एयरलाइंस निगम आती है एंड एक आती है अपने एयर इंडिया जो है इसके अंतर्गत कर दी गई। इसके बाद में वायुदूत व पवन हंस लिमिटेड अंतरदेशीय जो वायु परिवहन हेतु स्थापित की गई। और 1 मार्च 1994 की बात आती है, तो 1 मार्च 1994 से जो इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया जो थी इनका एकाधिकार समाप्त कर लिया गया। ठीक है, एकाधिकार जो था इनका समाप्त कर दिया गया। परंतु अब सार्वजनिक क्षेत्र की जो इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया जो है इनको विलय करके द नेशनल एविएशन कंपनी लिमिटेड जो है वो उसके नाम से ये परिवाहित अपनी जो इंडिया लिमिटेड जो है नाम से चलाएगी। लेकिन अभी भी यह कंपनी जो है वो एयर इंडिया के नाम से ही कार्य कर रही है, तो चल रही है। कभी भी एयर इंडिया के रूप में ही ये जो है अपनी हवाई यात्राएं वगैरह जो है वो प्रदान करती है। इसके बाद आते हैं एयर इंडिया के वायु मार्ग। एयर इंडिया के वायु मार्ग, एयर इंडिया के वायु मार्ग, एयर इंडिया के वायु मार्ग। अब एयर इंडिया के वायु मार्ग आते हैं। एयर इंडिया के वायु मार्गों में देखा जाए तो एयर इंडिया के वायु मार्ग जो है वो कोलकाता से दिल्ली, मुंबई, काहिरा, रोम, कोलकाता से दिल्ली, मुंबई, काहिरा, रोम। ठीक है भी, इसके एयर इंडिया की बात कर रहे हैं। रोम जाएगा, उसलुर्फ है, जिनेवा, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क जाते हैं। ठीक है, पूर्व में अगर देखें तो पूर्व में रंगून, हांगकांग है, संघाई है, यहां से होते जाता है। इसके बाद अपने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की बात आती है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के अंतर्गत देखिए क्या रखा गया, इसके अंदर परिणाम ये रखा गया कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कैसे बनेगा। तो ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डा है उस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को, ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डा है उस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए क्या किया गया भाई, जो अपने जो ये होते हैं एयरपोर्ट जो होते हैं उन एयरपोर्ट के ऊपर पेड़ पौधे लगाए जाएं और वहां पर अपने जो है हरियाली भरे जो उनके चारों तरफ की जो बॉर्डर होती है अपने हवाई अड्डे की, उसके ऊपर पेड़ पौधे विकसित किए जाएं तो उसको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के अंदर अपने रखा जाता है। तो भारत में अगर बात करें इसकी, तो भारत में हैदराबाद का आता है अपने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत के अंदर भारत में हैदराबाद का आता है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आता है जो कि प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट था। प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट जो है वो आता है अपने राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जुलाई 2012 के अंदर जोधपुर में भी जो है ग्रीनफील्ड के रूप में विकसित करने के लिए जो भारतीय वायुसेना है उस भारतीय वायुसेना द्वारा अनुमति दी गई। तो इससे अपने जो है ये होता है। इसके बाद अपने भारतीय हवाई अड्डों की अगर श्रेणियों की बात करें तो भारतीय हवाई अड्डों की जो श्रेणियां हैं उन श्रेणियों को अपने 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। भारतीय हवाई अड्डे की जो श्रेणियां हैं उनकी अगर बात की जाए तो 4 प्रकार की जो श्रेणियां हैं उसमें इनको शामिल किया जाता है। भारतीय हवाई अड्डे की श्रेणियां, भारतीय हवाई अड्डे की श्रेणियां। तो भारतीय हवाई अड्डे की जो श्रेणियां हैं इनको 4 प्रकारों में अपने डिवाइड कर सकते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें पहला आता है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। मीन्स जहां से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट जाती है, जिस हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट जाएगी वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में आएंगे। जैसे
इसकी बात करें तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है, मुंबई का सांता क्रूज यानी जिसको छत्रपति शिवाजी के नाम से जानते हैं हवाई अड्डा, चेन्नई का आता है मीनाम्बकम, चेन्नई का आता है मीनाम्बकम हवाई अड्डा, ठीक है। तो मीनाम्बकम हवाई अड्डा जो है ये अपने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में आते हैं। इसके बाद आते हैं बड़े हवाई अड्डे, बड़े हवाई अड्डे आते हैं। अब बड़े हवाई अड्डे के अंतर्गत अपने जैसे बात करें बड़ा हवाई अड्डा जो है उसमें कौन से आते हैं, जैसे जयपुर है, लखनऊ, जयपुर है, लखनऊ है, नागपुर है, ठीक है, वाराणसी है, ये आते हैं। इसके बाद अपने मध्यम श्रेणी के आते हैं, मध्यम श्रेणी जिसपे छोटे स्तर पर जाते हैं, मध्यम श्रेणी के आते हैं आगे। तो मध्यम श्रेणी की अगर बात की जाए तो मध्यम श्रेणी के अंतर्गत अपने देखिए इलाहाबाद है, औरंगाबाद है, भुवनेश्वर है, भुंज है, ये आते हैं। छोटे हवाई अड्डों की बात करें तो इनके अंदर अपने कोला, सतना, सोलापुर है, बिलासपुर है, झांसी है, ये छोटे हवाई अड्डों के अंतर्गत आते हैं। हवाई अड्डों के लिए अनुकूल दिशाएं क्या होती हैं, इसके बाद आती हैं अनुकूल दिशाएं। वायु परिवहन के हवाई अड्डों के लिए अनुकूल दिशाएं भी तो चाहिए ना, तो हवाई अड्डों के निर्माण के लिए अनुकूल दिशाएं क्या हैं? हवाई अड्डों के लिए अनुकूल दिशाएं, देखिए हवाई अड्डे जो हैं, इन हवाई अड्डों के निर्माण के लिए अनुकूल दिशाएं जो हैं वो भी होनी चाहिए। अगर भारत की बात करें तो भारत का विशाल आकार, एक तो ये है। दूसरी अगर करें भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर, भी भारत जो है विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर इसकी जो स्थिति है वो पाई जाती है। वायु मार्ग निर्माण के वायुयान निर्माण के लिए पर्याप्त एल्यूमिनियम उपलब्ध है। वायुयान निर्माण हेतु तकनीकी ज्ञान भी देश में उपलब्ध है। हवाई अड्डों के निर्माण हेतु समतल एवं कठोर भूमि की उपलब्धता है। देश की विशाल जनसंख्या, देश का आर्थिक विकास एंड देश का विशाल पर्यटन उद्योग जो है, तो ये ऐसे कारक हैं जिन कारकों से अपने परिवहन जो है साधन, ये वायु परिवहन का साधन जो है इसका काफी यहाँ पे विकास हुआ है और अपनी भूमिका जो है वो निर्वहन कर रहा है। वायु परिवहन के अंतर्गत जो है इसका वहन होता जा रहा है और वायु परिवहन जो है वो अपने विकास को दिखाता जा रहा है और विकास को प्रदर्शित करते हुए ये आगे की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद अपने बात आती है जो इसके बाद अगला जो आएगा वो आएगा अपने जल परिवहन। तो देखिए जल परिवहन जो है उसकी बात करें आगे, तो जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता साधन जो है वो माना जाता है। जल परिवहन, जल परिवहन आता है। तो देखिए जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन सबसे सस्ता है। इसमें परिवहन मार्ग निर्माण व रखरखाव की समस्या नहीं आती है। भारी भरकम सामानों को सुरक्षित परिवहन यहां से किया जा सकता है। तो देखिए अगर अपने बात करें तो भारतीय जो जलमार्ग हैं इसकी अगर बात करें अपने प्राचीन काल के अंदर, तो देखिए चोल जो राजा थे उन चोल राजाओं का एकाधिकार था। भारतीय जो राजा थे चोल, उनका समुद्री जो अपने मार्ग है इनके ऊपर क्यों था, क्योंकि देखिए उनका जो जहाजी बेड़ा था वो बहुत ज्यादा मजबूत था। तो जहाजी बेड़ा मजबूत होने के कारण उन्होंने जो सामुद्रिक मार्ग है उस सामुद्रिक मार्ग पर विदेशियों को विदेशी जो हमले करते थे समुद्रिक मार्ग से, तो उससे हमले करने का दुस्साहस जो है विदेशियों का नहीं होता था। तो इस प्रकार से जो है इसका अपने विकास है जो भारत में रहा। रेल मार्गों के विकास के कारण जो अपने आंतरिक जल परिवहन है वो भारत में कम होने लगा, किंतु इसके विकास के लिए पर्याप्त जो संभावनाएं हैं वो भारत में मिलती हैं और संभावनाएं जो है वो यहाँ पर बनी रहती है। तो उन संभावनाओं के आधार पर अपने इसको कर सकते हैं। भारत का जो जलमार्ग है, भारत के जो जलमार्ग हैं इन जलमार्गों को अपने दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है। जलमार्गों को दो प्रकार में बांट सकते हैं अपने भारतीय जलमार्गों को। भी दो प्रकार कौन कौन से हैं इनके भारतीय जलमार्ग के? एक तो आता है आंतरिक जल परिवहन, एक आता है आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन। एक आता है महासागरीय जल
परिवहन, तो इनको इसमें अपने डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं और इनके अंदर बांटकर अपने इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये अपने जो है आंतरिक परिवहन और महासागरीय जल परिवहन में जो जल परिवहन है इसको विभक्त किया जाता है। तो आज अपने जो है वो यहीं तक छोड़ते हैं, कल इसके बाद अपने आंतरिक जल परिवहन महासागरीय जल परिवहन जो है यहाँ से अपने स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।